बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना के खिलाफ जो जंग जारी है उसमें ज़रूर शामिल होंगे। तो बच्चों, इस जंग को जारी रखने के लिए हमें हमेशा मास्क लगाए रखना है, साबुन से हाथ धोते रहना है और भीड़ भाड़ वाली जगह पे दूरी बनाकर रखना है। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपको सड़क सुरक्षा के बारे में ढेर सारी जानकारी दी जाएगी। बच्चों, आज आपको ये बताया जाएगा कि सड़क पे चलते समय क्या करें क्या ना करें, यानी कि डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाएगा। बच्चों, सड़क पे चलते समय कौन सी सावधानियां बरतनी हैं इसके बारे में भी आज आपको बताया जाएगा। सड़क पे वाहन चलाते समय कौन से नियमों का पालन करना है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही ज़्यादा रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। तो बच्चों, आप इसको ज़रूर याद रखें और अपनी रोज़मर्रा की आदतों में शुमार रखें ताकि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और तो बच्चों, चलिए चलते हैं, आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अरे मुनिया, स्कूल में बच्चों को आपस में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां रखनी है उसके बारे में क्या बताओगी? मैं अपने साथ पढ़ने वाले स्कूल के सभी बच्चों को ये बताऊंगी। हम सबको स्कूल में आते समय अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है या कपड़ा बांध के रखना है। दूसरा ये कि प्रार्थना के समय, क्लासरूम में और मैदान में खेलते समय आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाकर रखनी है। और क्या? भूल गई, मैं बताता हूँ। लंच ब्रेक के समय, पानी पीते जाते समय और छुट्टी के समय पर भी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। और क्या क्या बताओगी? ये भी बताऊंगी कि हम सबको बार बार अच्छी तरह से साबुन और पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी कि खांसते या छींकते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से लगा हो। और सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि खांसते और छींकते समय मुंह से जो लार की बूंदें निकलती हैं, वो किसी सतह पर या किसी दूसरे बच्चे के ऊपर ना गिरे। और क्लासरूम में मेज, कुर्सी या कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की हैंडल जैसी चीजों को बेवजह ना छुएं। और अगर छू लेते हैं तो सबसे पहले हाथों को साबुन और पानी से धो लें। और क्या? बोलो। और देखा, फिर भूल गई ना। मैं बताता हूँ। अरे, किसी भी दोस्त को आपस में हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है, दूर से ही बात करनी है। हाँ डुक्कू, याद आया। अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो स्कूल नहीं आना है और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लेनी है। और इसके अलावा रेडियो और टीवी पर स्कूली बच्चों के लिए मीना की दुनिया, आधा फुल और गली गली सिम सिम जैसे मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी आते हैं। स्कूल से आकर इन्हें भी तो देखना और सुनना नहीं भूलना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और सभी को बताएंगे। मिलजुल कर कोरोना को हराएंगे और बन जाएंगे कोरोना चैंपियन। हाथों को मल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन, नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।
जैसा हम सभी देखते हैं कि सड़कों पर वाहनों एवं व्यक्तियों की काफ़ी अधिक संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य में अच्छी सड़कें बन रही हैं तो वाहनों का दबाव भी सड़कों पर बढ़ रहा है। हमारी गलती, असावधानी एवं नियमों की अनदेखी से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर अन्य सभी आपदाओं से अधिक है। यह राज्य की सबसे बड़ी मानव जनित आपदा है। तो आज हम जानेंगे सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए अब हम जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के बारे में। हम सड़क पर यदि 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से यात्रा कर रहे हों और तेज गति से वाहन चलाते हैं तो इन दुर्घटनाओं के होने की संभावना अधिक होती है। और सड़क पर हम ओवरटेक खतरनाक तरीके से करते हैं तो भी इन दुर्घटनाओं के होने की संभावना अधिक होती है। जैसा हम देखते हैं कि आजकल मोबाइल और ईयरफोन का उपयोग बढ़ गया है। मोबाइल और ईयरफोन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन गाड़ी चलाते समय कदापि नहीं करना चाहिए। ये हम दुर्घटना को आमंत्रण देते हैं। हम यदि वाहन चलाते समय हमने विश्राम नहीं किया है, हमें थकान महसूस हो रही है, उस समय भी हमें वाहन कदापि नहीं चलाना चाहिए। जब हम सड़क पर वाहन चला रहे हों तो गलत साइड से नहीं चलाना चाहिए। जैसा इस फोटो में आप देख रहे हैं बाइक सवार को। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। फाटक बंद है फिर भी बाइक सवार उसको पास करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ही बाइक पर बच्चों को लेकर 6 लोग सवार हैं। इस तरह नीचे के भी फोटो में देख रहे हैं आप। तो जगह जगह हम इस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। हम यदि 2 पहिया वाहन चला रहे हों या 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन चलाते समय हम हेलमेट नहीं लगाते हैं और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। यह भी दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण है। आइए अब हम जानते हैं सड़क सुरक्षा के पिलर्स के बारे में। सड़क सुरक्षा के कुल 4 पिलर्स हैं: एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। एजुकेशन के अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा के नियमों और उपायों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इंजीनियरिंग के अंतर्गत रोड डिजाइन एवं साइनेजेज, जो उस पर चिन्ह लगे होते हैं सड़कों पर, उसके बारे में जानते हैं। इन्फोर्समेंट के अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमें पेनाल्टी देना होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। इमरजेंसी केयर के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाना, उनका उपचार में मदद करना, इन सब के बारे में जानकारी हम इस इमरजेंसी केयर के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अब हम सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपायों के बारे में जानते हैं। जब हम सड़क पर पैदल चल रहे हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे सड़क पार करते समय पहले दाएं फिर बाएं तथा सामने देखकर ही सड़क को पार करना चाहिए। जहां तक संभव हो एवं जेब्रा लाइन अंकित हो वहां जेब्रा लाइन से ही सड़क को पार करना चाहिए। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात नहीं करना है तथा कान में ईयरफोन लगाकर नहीं चलना है। यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में सड़क को पार नहीं करना है। सड़क के बाएं चलना है और सड़क चिन्हों का पालन करना है। अब हम जानते हैं कि 2 पहिया वाहन सवार गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान दें। 2 पहिया वाहन सड़क के बाईं ओर और निर्धारित गति सीमा में ही चलाना है। 2 पहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी को हमेशा हेलमेट पहनना है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 4 पहिया वाहन सवार को किन किन बातों का ध्यान देना है उसके बारे में हम जानते हैं। कार या अन्य 4 पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बांधकर ही गाड़ी चलाएं। गाड़ी हमेशा सड़क के बाएं किनारे पर ही खड़ी करें। गाड़ी से उतरते समय पीछे देखकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही उतरें। गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें। आइए हम अब जानते हैं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कुछ जरूरी सलाह के बारे में। नशा नहीं करना है और नशे की हालत में कभी गाड़ी नहीं चलाना है।
ट्रैफिक नियमों एवं संकेतों का पालन करना है। गाड़ी दाएं और बाएं मोड़ते समय, रोकते समय, धीमी करते समय इंडिकेटर का प्रयोग करना है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देना है और उसे किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाना है। सड़क पर एम्बुलेंस या अग्निशमन सेवा की गाड़ी जा रही हो तो वाहन सवार एवं पैदल यात्रियों को चाहिए कि इन गाड़ियों को जाने का रास्ता दें। सड़क का चौराहा आने पर, तिराहा आने पर गाड़ी की गति को धीमा कर लेना है और उसे पार करने से पहले दाहिने और बाएं देख लेना है। स्मार्ट मोबाइल फोन के आने से लोगों में सेल्फी लेने का चलन बढ़ा है। सेल्फी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सड़क पर खड़े होकर गाड़ी चलाते समय या गाड़ी में बैठते समय सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है। तो इस तरह की सेल्फी हमें कदापि नहीं लेना है। से नो टू सेल्फी दैट किल्स। सड़क पर वाहन चलाते समय हमें जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए। हमें वाहन को शांत दिमाग से और धैर्यपूर्वक चलाना है। यदि कोई रेल फाटक या रेलवे लाइन आ रही हो, उसे हम पार करते समय हमेशा यह ध्यान रखना है कि दोनों तरफ देख लें और तभी रेलवे क्रॉसिंग को पार करें। घनी आबादी, स्कूल या अस्पताल के आसपास आने पर अपनी गाड़ी को धीमा कर लेना है। यदि घना कोहरा हो रहा हो, वैसी स्थिति में अपनी गाड़ी को धीमे चलाना है और डीपर लाइट का प्रयोग करना है। एक दीवार पर टंगी सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह के साथ बच्चों, ये सारी संकेतक चिन्हें सड़कों पर बनी होती हैं। बच्चों, सड़कें बोलती हैं, आपको निर्देशित करती हैं। अरे आपने क्या कहा? सड़क नहीं बोलती है? बोलती है, निश्चित तौर पर बोलती है। सड़क पर बने कई प्रकार के चिन्ह आपको निर्देशित करती हैं और इशारा करती हैं कि आप सड़क का व्यवहार कैसे करेंगे। 3 प्रकार के संकेतक आपको मिलेंगे। एक, सड़क पर बनी हुई और सड़कों के साथ चलती हैं। दूसरा, बगल में खड़ी उदग्र रोशनी युक्त। तीसरा, बगैर रोशनी के गोलाकार चिन्ह, आदेशात्मक, त्रिकोणात्मक, कॉशनरी यानी सचेतक, वर्गाकार, सूचनादायक। चलिए चलते हैं सड़क पर, इन चिन्हों को देखते हैं, सुनते हैं वो क्या कहती हैं। चलिए चलते हैं सड़क पर। सड़क सुरक्षित, जीवन रक्षित, यह जेब्रा क्रॉसिंग है बच्चों। आप अपने विद्यालय के सामने इसे देखते होंगे। सड़क के समानांतर कई सफेद पट्टियां बनी हुई होती हैं। ये जेब्रा क्रॉसिंग आपसे आग्रह करता है कि इसको छोड़कर अन्यत्र से सड़क पार नहीं करें। यह वाहन चालक को भी कहता है कि आप जहां जेब्रा क्रॉसिंग बना है वहां अपनी गति कम कर दें और देखें यदि कोई जा रहा हो तो अपनी गाड़ी रोक दें। बच्चों, जेब्रा क्रॉसिंग पार करते समय आप खड़े हो लें, बाएं दाएं देख लें। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही हो तो जेब्रा क्रॉसिंग को पार करें। जीवन सुरक्षित, दुर्घटना से देर भली। बच्चों, आइए फिर एक जेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे हैं, लेकिन यह जेब्रा क्रॉसिंग एक स्टॉप लाइन के साथ बना हुआ है। स्टॉप लाइन प्रायः वैसे जगहों में बनी हुई होती है जहां लाल, पीली और हरी बत्तियां यानी जहां सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, वहां स्टॉप लाइन के साथ जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। बच्चों, गाड़ियां जिधर से जेब्रा क्रॉसिंग की ओर आती हैं उधर ही स्टॉप लाइन बना होता है। अर्थात यह गाड़ी चालक को निर्देश देता है कि इस स्टॉप लाइन के आगे आप नहीं जाएं, अन्यथा आपको दंड देना होगा। ज्यों ही स्टॉप लाइन पे गाड़ियां रुकती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से हम आसानी से सड़क पार करते हैं। अब आप देख रहे हैं 2 पट्टियां जो सड़क के किनारे बनी हुई हैं,
उसके अतिरिक्त ठीक बीच में बगैर टूटी हुई पट्टियां एक पट्टी है, यानी 3 लगातार पट्टी। बच्चों, जब टूटी हुई पट्टी ना हो तो यह वाहन चालक को, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उनको यह कहती है कि आप अपने आगे वाली गाड़ी से आगे नहीं निकलें, दूसरे लेन में तो जाए ही नहीं। लेकिन आप किसी भी स्थिति में जब तक आपको टूटी हुई बीच की पट्टियां नहीं मिलती है, आप आगे वाली गाड़ी से आगे नहीं निकलें। बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि सड़क के बीच में 2 पट्टियां बनी हुई हैं और ये दोनों पट्टियां कहीं टूटी हुई नहीं है, अर्थात ये बीच वाली जो पट्टी है एक तरह से सड़क के मध्य से डिवाइडर यानी बंटवारे का काम करती है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाएं ओर वाली सवारी गाड़ी किसी भी परिस्थिति में दाईं ओर के लेन में नहीं जाएंगी, या जो दाएं लेन की गाड़ी आ रही है वो किसी भी स्थिति में इसको क्रॉस करके बाएं लेन वाली सड़क में नहीं जाएंगी। ओवरटेक तो करना ही नहीं है, आगे निकलना ही नहीं है। बच्चों, अभी आप देख रहे हैं, यानी इसके पहले आपने देखा सड़कों पर बनी हुई विभिन्न प्रकार की पट्टियां। अब हम उदग्र यानी खड़े सड़क के किनारे मध्य में खड़े पोल्स पर जो संकेत चिन्ह दिए गए होते हैं, उनमें सबसे पहले रोशनी वाले संकेतक को देखें। अच्छा बच्चों, आप में से पहचान लिया, ग्रीन यानी हरी, येलो पीली और रेड। अच्छा बच्चों, ये बताइए ग्रीन किसके लिए? अरे आपने ठीक कहा, ग्रीन जाने क्या इजाजत। और बच्चों पीली वाली, अरे पीली वाली कॉशन करता है कि देखें और तैयार हो लें। लाल वाली रोशनी स्टॉप के लिए है और लाल बत्ती अगर जलती है तो आपको रुकना है। 3 उदग्र ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स दिए गए हैं, एक में हरी बत्ती जल रही है, एक में येलो और दूसरे में रेड, यानी रुको, इंतजार करो और तब जाओ। ध्यान रखेंगे आप, जो माने सड़क की बात, दुर्घटनाओं का ना हो कभी भी घात। बच्चों, चर्चा के क्रम में हमने देखा था कि 3 प्रकार के चिन्ह दिए गए होते हैं। पहला आदेशात्मक होता है, मैंडेटरी, वो गोल होता है, लेकिन याद रखिएगा वो हमेशा ही गोल होगा। और यदि रेड कलर का होगा तो बीच में क्रॉस होगा, और यदि नीले रंग का होगा तो वो क्रॉस किया हुआ नहीं होगा। लेकिन 2 अपवाद है बच्चों। एक अष्टभुजाकार आदेशात्मक चिन्ह है जो रुकने का संकेत देता है, आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, स्टॉप यानी रुकें। बच्चों, यह आपने देखा होगा सड़क पर ठोकर बने होते हैं जिसे हम पे रफ रोड कहते हैं। उन ठोकरों को बताने के लिए, ताकि वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, इसलिए यह चिन्ह दिया जाता है उन्हें सावधान करने के लिए। अब आइए, यदि आप इन नियमों के पालन को करते हैं तो अच्छी बात है, और यदि इन नियमों की अवहेलना करते हैं तो आदेशात्मक संकेतकों के लिए, उनकी अवहेलना के लिए तो दंड के विधान
किए ही गए हैं, लेकिन इनसे अलग यदि आप अपनी सवारी पर हैं और सवारी चलाने के क्रम में आप नियम तोड़ते हैं तो उसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को राज्य ने स्वीकार कर लिया और संशोधित जुर्माने की राशि घोषित कर दी। अब ये बताओ बच्चे कि क्या बिना हेलमेट का दुपहिया वाहन चलाना उचित है? अरे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ही नहीं। पीछे जो बैठा होता है सवारी, क्या उसे हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं? अरे हां, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर चालक नहीं बगैर हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहा है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 2 से अधिक सवारी अगर है तो उसे भी 1000 रुपये और 3 माह के लिए उसका ड्राइवरी लाइसेंस जब्त हो सकता है। बच्चों, आप नाबालिग हैं और यदि आप गाड़ी यानी मोटरसाइकिल चलाते हुए या अन्य चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके अभिभावक दोषी माने जाएंगे और उन्हें 25,000 तथा 3 साल की सजा भी हो सकती है। ये कुछ नए प्रावधान हैं जिन्हें देखा जा सकता है। 2 पृष्ठों में ये दोनों प्रावधान रखे गए हैं आपकी सूचना और जानकारी के लिए। बच्चों, आपके पास कलम और कागज है, कृपया इन्हें अंकित कर लें। दुर्घटना में बचाव करने वाले गुड सैमरिटन के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश इस संदर्भ में है कि दुर्घटना के बाद जो बचाव करने वाले अनजान व्यक्ति, जिसे गुड सैमरिटन कहा जाता है, इनके मन में कानून के द्वारा गवाही देने की बाध्यता और पुलिस के जांच से परेशान होने का डर निकल जाए, इसलिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने जारी किए हैं। इस संदर्भ में आप छोटी सी जानकारी देखिए। सड़क दुर्घटना का ये आंकड़ा है। बिहार में 2019 में 10,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इस सड़क दुर्घटना में 7,200 व्यक्ति लगभग मारे गए थे, जबकि इसी वर्ष 2019 में अगर भारत में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर नजर डालें तो यह 1,39,000 व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटनाएं में हुई थी। सड़क पर हुई मौत में से आधे लोग यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस तरह के आधे लोग आज जिंदा होते अगर दुर्घटना के उपरांत अगल बगल से गुजरने वाले राहगीर उनकी मदद करते, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देते और उन्हें गोल्डन आवर में यानी 1 घंटे के भीतर नजदीकी अस्पताल में पहुंचा देते। ऐसा माना जाता है कि इन कमियों के कारण अस्पताल 1 घंटे के अंदर नहीं पहुंचने के कारण व्यक्ति की मौत का आंकड़ा भारत में बढ़ते जा रहा है। हम यह जानते हैं कि दुर्घटना के बाद सड़क पर गुजरने वाले व्यक्ति जो राहगीर हैं, वह उन्हें नजदीकी अस्पताल तक नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं? क्योंकि उन्हें यह ऐसा लगता है कि दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बाद हमें कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना होगा और पुलिस के जांच के लिए बार बार थाने आना होगा। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं तो अपरिचित व्यक्ति के इलाज के लिए पैसे जो अस्पताल मांग करेंगे वो हम नहीं दे पाएंगे। इन सब कारणों से घायल व्यक्ति को अपरिचित व्यक्ति द्वारा, राहगीर द्वारा मदद करने से लोग मना कर देते हैं, राहगीर मना कर देते हैं। इसके निदान के लिए इस गाइडलाइन में क्या क्या बातें हैं, मुख्य बातें क्या क्या हैं, इसके बारे में जानकारी देखिए। यहाँ कहा गया है कि गुड सैमरिटन यानी दुर्घटना में मदद करने वाले अजनबी व्यक्ति को
जब किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जा रहे हैं तो गुड समरिटन को भर्ती कराने के उपरांत तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ यह भी जानकारी है कि दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी अगर गुड समरिटन है, यानी जो व्यक्ति उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं वह अजनबी व्यक्ति, मदद करने वाला व्यक्ति, अगर दुर्घटना उसके सामने हुई है, प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उसे अपना नाम पता लिखवाना होगा ताकि पुलिस को जांच के दौरान घटना के बारे में विवरण दे सके। यह बात यह सबसे उनको एम्पावर्ड किया गया, अधिकार दिया गया है ताकि गुड समरिटन व्यक्ति के मन में इस तरह की आशंकाएं ना हो। यह भी देखा गया है कि प्राइवेट अस्पताल अनजान व्यक्ति के द्वारा लाए हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल को यह आशंका होती है कि इनका इलाज का पैसा हमें बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान इस गुड समरिटन गाइडलाइन में किया गया है। मतलब प्राइवेट अस्पताल गुड समरिटन के द्वारा लाए गए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को इलाज से मना नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति यानी गुड समरिटन घायल व्यक्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जा रहे हैं, उससे पैसे की भुगतान की मांग नहीं करेंगे। ये सब एम्पावर्ड किया गया, ये सब अधिकार दिए गए हैं ताकि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उस दुर्घटना स्थल पर जो व्यक्ति गुजर रहा है वह अच्छे नागरिक की तरह, गुड समरिटन की तरह दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर सके। इस संदर्भ में इस पंपलेट को देखिए, ये बिहार सरकार ने हर एक जिलाधिकारी को 26 अगस्त को अपने अपने जिला में गुड समरिटन यानी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को बिहार सरकार सम्मानित कर रही है। साथ ही साथ कई राज्यों में गुड समरिटन को 5-5 हजार रुपए नगद पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाता है। तो इस छोटे से प्रेजेंटेशन से अब आपको यह समझ आ गई होगी कि दुर्घटना के उपरांत अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो आप घायलों की मदद अवश्य करें। आपको किसी भी तरह का किसी कानूनी गवाही देने में या जांच के दौरान बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। रेल दुर्घटना। भारतीय रेलवे देश में परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है। दुनिया के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्क से भारत में हर रोज 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रेल की सवारी करते हैं। दुर्घटनाएं हमारे जीवन में कहीं और कभी भी घटित हो सकती है, इसलिए तो कहा गया है सावधानी हटी दुर्घटना घटे। रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। रेल दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया जाए तो 65% रेल दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती, 20% उपकरणों की खराबी, 10% अन्य व्यक्तियों की गलती तथा 5% अन्य कारण से होती हैं। रेल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के बारे में अब हम जानते हैं। रेल दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ड्राइवर की लापरवाही, परिचालनिक कर्मचारियों की लापरवाही, सिग्नल की खराबी, रेल पथ की खराबी, समपार फाटक पर असावधानी, असामाजिक गतिविधियां और प्राकृतिक कारण। कई रेल दुर्घटनाएं ड्राइवर की लापरवाही के कारण भी होती है, जैसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना, खतरे की स्थिति में सिग्नल को पार करना, निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करना, ड्यूटी पर नशे में होना, गाड़ी की ब्रेक शक्ति की जांच व निरीक्षण न करना अथवा गाड़ी को झटके के साथ रोकना, ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान न करना इत्यादि के कारण भी रेल दुर्घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा प्रमुख कारण है परिचालनिक कर्मचारियों की लापरवाही। कभी कभी परिचालनिक कर्मचारी सिग्नलों की अनदेखी कर देना, ब्लॉक सेक्शनों पर ध्यान न देना, लीवर या स्विच का परिचालन ठीक से न होना, शंटिंग की सावधानियों का पालन न करना, गलत लाइन क्लियर देना,
आगमन और प्रस्थान सिग्नलों का सही समय पर ऑफ न किया जाना प्रमुख कारण होता है। सिग्नल की खराबी के कारण भी कई दुर्घटनाएं घटित होती है। ड्राइवर को सिग्नल ठीक से दिखाई न देने के कारण या मोड़ अधिक होने पर सिग्नल का दिखाई न देना, आसपास घने जंगल व पेड़ पौधों के कारण सिग्नल का न दिखाई देना, जाड़े के मौसम में घने कोहरे के कारण सिग्नल का न दिखाई देना, ये सब ड्राइवर को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के कारण भी रेल दुर्घटनाएं घटित होती हैं। कभी कभी रेल पथ की खराबी के कारण भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं। वर्षा के दिनों में मिट्टी के कटाव के कारण या मिट्टी के गीला हो जाने से पुलों तथा रेल के पटरियों का जमीन धंस जाया करती है। रेल पटरियों व पुलों के टूट जाने के कारण या रेल पटरियों में त्रुटि पाए जाने के कारण अगर उसे तत्काल ठीक नहीं किया जाता है, या फिर कभी कभी ये होता है कि रेल पटरियों पर रेलगाड़ियों का अत्यधिक दबाव होने के कारण रेल पटरियों का टूट जाना, स्लीपरों का टूट जाना, तापमान परिवर्तन के कारण रेल की पटरियों में विकृति आ जाने के कारण भी रेल पथ दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। समपार फाटक पर असावधानी के कारण भी प्रतिवर्ष काफी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। कुछ समपार फाटक मानव रहित होते हैं और कुछ मानव सहित। कहीं कहीं घुमावदार रेल मार्गों पर समपार फाटकों से रेलगाड़ी का आना जाना आवागमन दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में समपार फाटकों पर दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। अतः रेल ड्राइवरों को यह निर्देश दिया जाता है कि समपार फाटकों के पास वे सीटी या हॉर्न जरूर बजाएं। कभी कभी कुछ लोग बंद समपार फाटकों को भी जबरदस्ती पार करने का प्रयास करते हैं और इस दौरान वे रेलगाड़ी के चपेट में आ जाते हैं। बहुत से दुर्घटनाओं के कारण निर्धारित नियमों तथा कानून व्यवस्था का ठीक से पालन न होना भी होता है। इनमें असामाजिक तत्वों के द्वारा गाड़ियों में बम विस्फोट, रेल पटरियों की तोड़फोड़, नदियों पर स्थित पुलों की तोड़फोड़, जनता व सड़क वाहनों द्वारा समपार फाटकों पर लापरवाही, यात्रियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों को लाने ले जाने से अग्निकांड, जनता द्वारा अपने पशुओं को रेल मार्गों पर चरने के लिए छोड़ देना या लोगों द्वारा रेल पथ पर की जाने वाली आत्महत्याएं इत्यादि प्रमुख कारण हैं। दुर्घटनाओं के प्राकृतिक कारणों में पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानों के खिसकने, नदियों के बहाव के कारण रेल पथ की मिट्टी का कटाव, रेल पटरियों का उखड़ना, घने कोहरे के कारण सिग्नल को न देख पाना, रेल पटरियों पर पेड़ों का टूटकर गिरना, भूकंप के कारण रेल पटरियों की क्षति, रेल पटरियों पर चट्टानों का गिर जाना इत्यादि प्रमुख घटनाएं हैं। भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना। भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना 6 जून 1981 को बिहार के खगड़िया जिले के धमारा घाट पुल के पास हुई थी, जिसमें 416 डाउन समस्तीपुर बनमखी ट्रेन अचानक से पुल से नीचे उतरकर नदी में समा गई। इस ट्रेन के 9 डिब्बे में से 7 डिब्बे पूरी तरह पानी में जल प्लावित हो गए। इस घटना में लगभग 600 से अधिक लोगों की मौत होने का अंदेशा जताया जाता है, जबकि 5 दिनों तक लगातार खोज एवं बचाव अभियान के बावजूद 235 लाशें ही बरामद की गई थी। ऐसी ही एक दूसरी बिहार की बड़ी रेल दुर्घटना 9 सितंबर 2002 को बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज स्टेशन के समीप धावा नदी पुल पर घटित हुआ था।
कोलकाता से नई दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस रात्रि के लगभग 11:40 पर धावा नदी पुल से नीचे उतरकर नदी में चली गई, जिसमें 2 डिब्बे पूरी तरह से जल प्लावित हो गए और बाकी के डिब्बे एक पर एक इस तरह से चढ़ गए कि लगभग 130 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई और 400 से अधिक यात्री घायल हो गए। ट्रेन दुर्घटना या आग लगने अथवा किसी आपदा होने पर हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यात्रियों को किसी प्रकार की ट्रेन दुर्घटना, पटरी से उतरना, आग लगने आदि की स्थिति में घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी के डिब्बों के दरवाजे या आकस्मिक खिड़की जो प्रत्येक डिब्बों में होती है से बाहर निकले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी रेलगाड़ी में सफ़र करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके नज़दीक का आपातकालीन खिड़की कहाँ है या आपातकाल में आप किस दरवाजे से शीघ्रता से बाहर निकल सकते हैं। आग लगने पर गाड़ी को रोकने के लिए प्रभावित कोच या समीपवर्ती कोच के खतरे की जंजीर को खींचना चाहिए और गाड़ी रुकने तक यदि वेस्टिब्यूल हो तो उससे प्रभावित कोच से निकल जाना चाहिए। यात्री को चाहिए कि वह अपने सह यात्रियों को भी सचेत करे और उसे निकलने में मदद करे। शॉर्ट सर्किट की संभावना को देखते हुए बिजली के सभी उपकरणों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। रेलगाड़ी के इंजनों, गाड़ी के गार्ड के केबिन में अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था उपलब्ध रहती है, अतः आपात स्थिति में आप इन उपकरणों की सहायता ले सकते हैं। यदि कोई चिकित्सक उस ट्रेन में यात्रा कर रहा हो जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो, तो उसे घायल लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमारा यह एक दायित्व है कि हम घायल लोगों की सहायता करें। प्रत्येक रेल कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर जा रहा हो अथवा जो उस घटना स्थल के आसपास हो, प्रभावित यात्रियों को उचित सहायता प्रदान करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि रेल सुरक्षा के लिए क्या करें। रेल यात्रा के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेल विभाग द्वारा स्टेशन पर या रेलगाड़ी में दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करना चाहिए। रेल फाटक पार करते समय रेलवे लाइन के दोनों ओर देख लेना चाहिए कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है। लो पकड़ो जी। जब हेलमेट लिया है तो पहन ही लेते। अरे पार्टी में जा रहे हैं, बाल खराब हो जाएंगे। फिर लिया ही क्यों? आगे पेट्रोल डलाना है इसलिए। हेलमेट देना। ये लीजिए भाई, 200 का डाल दे। लो पकड़ो। लेकिन हेलमेट तो सेफ्टी के लिए होता है। सेफ्टी का इतना ख्याल है तो तुम ही पहन लो ना। ठीक है, मैं ही पहन लेती हूँ। हाँ बोल। दिखावे से पेट्रोल तो मिल सकता है, जिंदगी नहीं। अपनी सेफ्टी के लिए यूज हेलमेट। सड़क सुरक्षा और बच्चे। उद्देश्य। इस मॉड्यूल का उद्देश्य बच्चों को अपने घर से विद्यालय एवं विद्यालय से अपने घर लौटने के क्रम में सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्रदान करना है। बच्चों को यह जानकारी प्रदान करना है कि सड़क पर चलते समय अथवा गाड़ी से सफ़र करते समय अथवा बसों में चढ़ते या उतरते समय किन नियमों का पालन करना जरूरी है।
अरे चिंकू, तुम बीच सड़क पर क्यों चल रहे हो? ओह सॉरी दीदी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं ऊपर की ओर उड़ते पक्षियों को देख रहा था। सड़क पर चलते वक्त सड़क पर ही ध्यान रखना चाहिए। अपने आगे कहीं ठोकर न लग जाए। अपने चारों तरफ कहीं किसी ओर से गाड़ी तो नहीं आ रही। और हाँ, सड़क पर हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। समझे चिंटू? जी दीदी, आगे से अपना ख्याल रखूंगा। ये लो, हमारी स्कूल बस भी आ गई। अच्छा, मैं चलती हूँ। दीदी, आज तो आप स्कूल से जल्दी आ गईं। हाँ छुटकी, आज शनिवार है ना। आज हमारे विद्यालय में सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है। प्रत्येक शनिवार को शिक्षक हमें आपदा से बचने के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो आज आपने क्या सीखा? मुझे भी बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज हमारे शिक्षक ने हमें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया। सड़क सुरक्षा के नियम को बताते हुए हमारे शिक्षक ने बताया कि जब सड़क पर चलें तो ध्यान रखना चाहिए कि सड़क के बाईं ओर ही चलें एवं सड़क चिन्हों का अनुसरण करें। ट्रैफिक नियमों और संकेतों का पालन करें। सड़क पर साइकिल चलाते वक्त कलाबाजी न दिखाएं। साइकिल चलाते वक्त सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनें। सड़क के किनारे पंक्तिबद्ध होकर चलना चाहिए। जब सड़क पार करें तो ध्यान रखें कि सड़क पार करते समय हमेशा दाएं और फिर बाएं फिर दाएं देखकर पार करें। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में ईयरफोन लगाकर न चलें। जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें। जहां रोड डिवाइडर हो वहां से सड़क पार न करें। यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार नहीं करना चाहिए। साथ ही जब स्कूल बस में चढ़ें तो जल्दीबाजी न करें। बस के रुकने का इंतजार करना चाहिए। एक कतार में रहकर बस में प्रवेश करना चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि कहीं बैग या कपड़े बस में तो न फंसी हुई है। रेलिंग पकड़कर ही बस में प्रवेश करना चाहिए। जब हम स्कूल बस में बैठे हुए हों तो सीट पर सुरक्षित ढंग से बैठना चाहिए और चेहरा सामने रखना चाहिए। अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकालें। पायदान पर यात्रा नहीं करना चाहिए। बस का गलियारा खाली रखें। शोरगुल न करें और ड्राइवर का ध्यान न बटाएं। ड्राइवर और कंडक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब वे स्कूल बस से उतरें तो जल्दीबाजी न करें। बस के रुकने का इंतज़ार करें। रेलिंग का उपयोग करते हुए ही बस से उतरना चाहिए और बस के अगले दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए। हमें दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद भी करनी चाहिए।
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का पहले 1 घंटे में किया गया उपचार जिंदगी बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में ले जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नए कानून के अनुसार पीड़ित व्यक्ति को सर्वप्रथम चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए उसकी सहायता करना अथवा अविलंब उपचार में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता या मोटर वाहन अधिनियम का कोई प्रावधान बाधक नहीं है। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। घायल या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अति शीघ्र उपचार मिले, इसके लिए हमें एम्बुलेंस का सहारा लेना चाहिए। एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 या 102 पर संपर्क करना चाहिए। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं, अनमोल जीवन को सुरक्षित बनाएं। बच्चों नमस्ते। आज आपने सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जाना, समझा और सीखा। अगर आपको याद होगा तो हम पिछले माह भी आपको सड़क दुर्घटना से बचाव के बारे में हमने एक एपिसोड चलाया था। आपको एक चीज़ ज़रूर जानना चाहिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर किसी आपदा से होती है तो वह सड़क दुर्घटना है। अकेले बिहार में लगभग 7,000 मौत प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना के कारण होती है। अब आपको समझ में आया होगा कि इससे बचने के उपाय को जानना कितना आवश्यक है। तो बच्चों अब वक्त है, आज जो आपने सीखा उसके आधार पर हम आपसे कुछ सवाल पूछें। परंतु आपको करना क्या होता है? आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना होता है, उसके विकल्पों का सही चयन करना होता है। तत्पश्चात हम आपको एक गृह कार्य भी देते हैं जो आपको सप्ताह भर करना भी होता है। तो बच्चों क्या आप लोग तैयार हैं आज के क्विज के लिए? तो चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, सड़क दुर्घटना का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? तो इसके विकल्प हैं। पहला, सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों का पालन न करना। दूसरा, सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या। चौथा, सड़कों का अच्छा होना। तो बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात सड़क पर पैदल चलने एवं वाहन चलाने के नियमों का पालन न करना। दूसरा सवाल, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अनुपालन करें। दूसरा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करें। तीसरा, तेज रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाएं। चौथा, 2 पहिए वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, रेल दुर्घटना को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, रेल की पटरियों के पास नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, रेल पटरियों पर बैठकर बातचीत नहीं करना चाहिए। तीसरा, फाटक खुलने के बाद ही साइकिल अथवा मोटरसाइकिल पार करना चाहिए। चौथा, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दाएं फिर बाएं देखकर पार होना चाहिए। और पांचवा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है पांचवा विकल्प, अर्थात उपरोक्त सभी। चौथा सवाल, एम्बुलेंस बुलाने के लिए निम्न में से किस नंबर पर फोन करना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, 102 एवं 108। दूसरा, 102 एवं 103। तीसरा, 102 एवं 101। चौथा, 108 एवं 105। बच्चों इसका सही जवाब है पहला विकल्प, अर्थात 102 एवं 108 नंबर पर कॉल करके
हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं। 5वां सवाल, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की उम्र सीमा क्या है? इसके विकल्प हैं, पहला 17 वर्ष, दूसरा 18 वर्ष, तीसरा 19 वर्ष, चौथा 20 वर्ष। तो बच्चों इसका सही जवाब है दूसरा विकल्प अर्थात 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है। 6वां सवाल, 4 पहिया वाहन में सफर करने के दौरान किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसके विकल्प हैं, पहला गाड़ी से उतरने से पहले उसके रुकने का इंतजार करें, दूसरा गाड़ी से हमेशा बाईं तरफ से उतरें, तीसरा गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे की तरफ अवश्य देखें, चौथा जीप या कार में हमेशा सीट बेल्ट लगाकर ही बैठें, और 5वां उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका सही जवाब है 5वां विकल्प अर्थात उपरोक्त सभी। बच्चों अभी तक हमने आपसे 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने सड़क दुर्घटना से बचाव के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? तो सड़क दुर्घटना से बचाव की जानकारी अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को दें। साथ ही आज जो आपको सड़क के सिग्नल्स के बारे में बताया गया है उसे याद करें और उसका पालन करने का प्रयास करें। नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों आज के इस कार्यक्रम में आपने सड़क दुर्घटना से बचाव के बारे में जाना और सीखा। साथ ही आपने सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त की। इसके अलावा सड़क दुर्घटना से हमें किस प्रकार से और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बचाव के लिए, इसके बारे में भी आपने नया कुछ बात सीखा। बच्चों सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए इसके बारे में भी आज आपने इस कार्यक्रम में जाना। मुझे उम्मीद है जो आपसे क्विज़ पूछा गया होगा और जो होमवर्क दिया गया होगा हर बार की तरह वो आप ज़रूर करेंगे। आज का कार्यक्रम आप लोग के लिए बहुत रोचक रहा होगा और आज आपने जो भी सीखा और देखा वो आप अपने तक सीमित ना रखें बल्कि इसे अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों, माता पिता, आस पड़ोस में ज़रूर बताएं। तो बच्चों अगले शनिवार को मैं एक नए विषय पर बहुत सारी जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूंगी। अगले शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे इस कार्यक्रम को आप अवश्य देखें। तो तब तक के लिए अगले शनिवार तक का मैं आपका इंतज़ार करूंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।